टाइटैनिक की कहानी एक ख्वाब से शुरू होती है। एक ऐसा ख्वाब जिसमें इंसान ने समंदर की वसअतों को फतह करने का अज़म किया। लेकिन दोस्तों, ये ख्वाब उस रात टूटा जब समंदर ने अपनी ताकत का भरपूर मुज़ाहरा किया। हज़ारों ख्वाब और ज़िंदगियाँ उस रात उसी जहाज़ के साथ समंदर की गहराइयों में डूब गईं जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज़ समझा गया। मैं हूँ गुलाम रब्बानी और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल फैक्ट। आज की इस वीडियो में टाइटैनिक की इसी कहानी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो। अप्रैल 1912 में एक ऐसा जहाज़ जो सिर्फ 160 मिनट में ही डूब गया, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं डुबो सकती थी। दोस्तों, ये था टाइटैनिक, जिसे तैयार करने में हज़ारों वर्कर्स ने दिन रात मेहनत की और 1200 दिन में जब ये बनकर तैयार हुआ तो अपने पहले ही सफ़र में समंदर की गहराइयों में कहीं खो गया। टाइटैनिक के हादसे में तकरीबन 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाईं। माजी में कई सियाह हज़ारों डॉलर्स देकर जहाज़ की पानी भरी कब्रों को देखने के लिए गए और अब हाल ही में टाइटन के मुसाफिर लाखों डॉलर देकर मौत के हकदार ठहरे। कई दहाइयों से टाइटैनिक का मदफन नामालूम था। 1985 में टाइटैनिक के मलबे की दरियाफ्त ने इसे दोबारा ज़िंदा कर दिया। 1997 में जेम्स कैमरॉन ने टाइटैनिक पर शानदार फिल्म बनाई और कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर इस कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। टाइटैनिक 882 फुट एक लंबा और देवहैकल बहरी जहाज़ था। ये 1912 में बरतानिया से अमेरिका रवाना हुआ, जबकि इस पर 2200 से ज़्यादा मुसाफिर और अमले के अरकान सवार थे। 1,06,000 पाउंड मछली, 600 रोटियां पकाने और बर्फ़ डालने वाले चिमटे थे और साथ ही 32 लाइफ बोट्स को जहाज़ में रखने का इंतज़ाम किया गया था। बहरी जहाज़ का सफ़र शुरू हुआ तो उसे 30 से ज़्यादा आइसबर्ग की वार्निंग दी गई। इन वार्निंग्स को टाइटैनिक के अमले ने नज़रअंदाज कर दिया। ये बहरी जहाज़ न्यूयॉर्क की जानिब बढ़ रहा था। सब लोग बहुत खुश थे। दोस्तों, बरतानवी और अमरीकी एलीट क्लास के लोग एक दूसरे के साथ वाइन पीकर एंजॉय कर रहे थे। अचानक टाइटैनिक रात 11:40 पर एक फुटबॉल ग्राउंड जितनी जसामत के आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा गया था। उसके मालिकान ने ये दावा किया था कि उसे कोई नहीं डुबो सकता। 20वीं सदी के शुरू में अटलांटिक ओशन में बहरी सफ़र इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार था। एलीट क्लास और माइग्रेशन करने वालों के लिए बहरी जहाज़ों की लाइन्स थीं। दो अहम लाइन्स, वाइट स्टार लाइन और हारलैंड एंड वोल्फ, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा लग्जरी बहरी जहाज़ बनाने का फ़ैसला किया जो आराम और रफ्तार दोनों में सबको पीछे छोड़ दे। इस जहाज़ की तामीर करने वाले थॉमस एंड्रयूज थे। टाइटैनिक में डेकोरेशन के अलावा एक बहुत बड़ा फर्स्ट क्लास डाइनिंग सैलून, 4 लिफ्ट्स और एक स्विमिंग पूल था। टाइटैनिक की हिफाजत का इंतज़ाम ख़ास तौर पर किया गया था। इसमें 16 कंपार्टमेंट्स थे। इसमें खसूसी दरवाजे लगाए गए थे। जहाज़ के बनाने वालों का ये चैलेंज था कि अगर सारे कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाए तो जहाज़ के ब्रिज को कुछ नहीं होगा। इन्हीं खसूसियात की बिना पर इसे अनसिंकेबल कहा गया। 31 मार्च 1911 को ये मुकम्मल हो चुका था। फिर जहाज़ की मशीनरी लॉन्च की गई। इसका अंदरूनी काम पानी में खड़ा करके किया गया। टाइटैनिक को दुनिया के सबसे खुशहाल बहरी जहाज़ों में गर्दाना जाता था। उसकी फ़र्स्ट क्लास का किराया 850 पाउंड था, जबकि दोस्तों उस वक़्त एक बरतानवी फ़ौजी की तनख्वाह सिर्फ 20 पाउंड थी। सफ़र के दौरान बार बार टाइटैनिक को बर्फ़ानी तोदों की अलर्ट्स जारी होती रहीं, लेकिन अमले के अरकान उसे मुसलसल नज़रअंदाज करते रहे। 14 अप्रैल की शाम टाइटैनिक उस इलाके की तरफ जा रहा था जहाँ बर्फ़ानी तोदे बकसरत मौजूद थे। कप्तान ने जनूब की तरफ जाने के लिए जहाज़ का रुख थोड़ा तब्दील किया, मगर रफ्तार वही रखी, यानी बहुत तेज़। रात 9:40 पर आइसबर्ग की वार्निंग मिली, लेकिन उसे कप्तान तक पहुंचाया ही नहीं गया। रात 10:55 पर एक और जहाज़ ने इसे वार्निंग दी कि वो बर्फ़ की वजह से फंस चुका है। रेडियो ऑपरेटर ने उसे डांटा कि बार बार उसे क्यों डिस्टर्ब करते हो। रात 11:40 पर कनाडा से 400 नॉटिकल माइल्स जनूब में एक आइसबर्ग नज़र आया। इस पर कप्तान को फ़ौरन इतला दी गई। जनूब में जहाज़ को मोड़ने की कोशिश की गई, मगर यह अब आइसबर्ग के बहुत करीब आ चुका था, यानी सिर्फ तकरीबन 500 मीटर की दूरी बाकी रह गई थी। जहाज़ की स्टारबोर्ड साइड तोदे से टकरा गई। माहिरीन के मुताबिक अगर ये सीधा तोदे से टकराता तो शायद नुकसान से बचा जा सकता था।
ٹائٹینک نے مدد کے لیے کئی سگنل بھیجے مگر کوئی بھی جہاز بر وقت مدد کو نہ پہنچ سکا۔ اب کبھی نہ ڈوبنے والے ٹائٹینک نے آہستہ آہستہ ڈوبنا شروع کیا۔ جیسے ہی جہاز ڈوبنا شروع ہوا، لائف بوٹس کو پانی میں اتارنا شروع کر دیا گیا، لیکن یہ 2200 لوگوں کے لیے بہت ناکافی تھیں۔ سب سے پہلی لائف بوٹ میں 27 لوگوں کو بٹھایا گیا دوستو، حالانکہ اس میں 65 لوگ بیٹھ سکتے تھے۔ جب لائف بوٹس میں لوگوں کو بٹھانا شروع کیا گیا تو جہاز کے میوزیشین میدان میں آ گئے۔ یہ وہ فنکار تھے جو فرسٹ کلاس میں موسیقی کے آلات بجایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام میوزیشین آخری وقت تک میوزک بجاتے رہے، یہاں تک کہ جہاز کے ساتھ ہی ڈوب گئے۔ رات تقریباً 2 بجے جہاز کا سٹنٹ، جسے جہاز کا پچھلا حصہ کہا جاتا ہے، پانی کے اوپر نظر آ رہا تھا۔ 2:18 پر ٹائٹینک کی روشنیاں بجھ گئیں اور اس کے بجلی کے تمام آلات خراب ہو گئے۔ ٹائٹینک پانی میں ڈوبتے وقت 2 حصوں میں ٹوٹ چکا تھا۔ جو لوگ لائف بوٹس میں جا چکے تھے وہ بچ گئے، باقی لوگ برفیلے پانی میں گر گئے۔ جب تک لائف بوٹس واپس آئیں، یہ لوگ کچھ سردی سے اور کچھ ڈوب کر مر چکے تھے۔ مجموعی طور پر اس حادثے میں 1500 سے زائد لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ تاہم 3rd کلاس کے لانچ میں سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا، کیونکہ انہیں بہت دیر بعد حادثے کی اطلاع دی گئی۔ 3rd کلاس لانچ میں 710 مسافر سوار تھے، جن میں سے صرف 174 ہی زندہ بچ پائے۔ دوستو، اس جہاز میں میسی کے ڈپارٹمنٹل سٹور کے شریک مالک سٹروس اور ان کی وفادار بیوی آہیڈیا بھی سوار تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کو لائف بوٹ میں بیٹھنے کی آفر کی گئی، لیکن ان عظیم میاں بیوی نے بوٹ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور جہاز کے اوپر ہی ٹھہرے رہے، کیونکہ جہاز میں ابھی خواتین اور بچے جانیں بچانے کے لیے موجود تھے۔ یہ دونوں اپنے کمپارٹمنٹ میں ایک دوسرے سے گلے لگ کر لیٹے رہے اور جہاز کے ساتھ ہی بحر اوقیانوس کی گہرائیوں میں کہیں کھو گئے۔ دوستو، ٹائٹینک کے ساتھ ڈوبنے والے صرف وہ مسافر ہی نہیں بلکہ وہ خواب بھی تھے جو کبھی ساحل تک نہیں پہنچ سکے۔ اپنے میزبان غلام ربانی کو ہسٹوریکل فیکٹ کی ایک اور شاندار ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔